नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोई भी जंग छिड़ती है तो दरअसल जंग केवल जंग के मैदान पर नहीं लड़ी जाती या आकाश में नहीं लड़ी जाती, बल्कि लोगों के दिलो दिमाग में भी लड़ी जाती है, जिसे हम साइकोलॉजिकल वारफेयर के नाम से जानते हैं। दिमागों को प्रभावित करना, अपनी जीत के दावे को पुष्ट करना, ये सब मीडिया के ज़रिए होता है, संचार माध्यमों के ज़रिए होता है। और हम जानते हैं कि ईरान पर जो अमेरिका और इज़राइल ने हमला किया, उसमें वो जो परसेप्शन की वार थी, जो नरेटिव की वार थी, वो ईरान ने जीत ली, फतह कर ली। दुनिया मानती है कि ईरान ने 40-45 दिनों तक अमेरिका को छका कर रखा, अमेरिका का भी भारी नुकसान किया, अमेरिका को इतना परेशान कर दिया कि वो बौखलाहट में आ गया, अमेरिका को अलग थलग कर दिया दुनिया में। अमेरिका इतना परेशान हो गया, हताश हो गया कि युद्ध विराम के लिए लालायित हो गया और फाइनली युद्ध विराम उसे करना पड़ा। और अब वो चाहता है कि किसी तरह से जंग से बाहर निकल जाए। ये सब कैसे हुआ? ये तो सही बात है कि ईरान ने जंग के मैदान में अपने हौसले दिखाए, अपनी काबिलियत दिखाई और अपने सीमित संसाधनों से जिस तरह से लड़ाई लड़ी, वो भी काबिल तारीफ है। उसे पूरी दुनिया ने देखा और सराहा। लेकिन एक दूसरे स्तर पर, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की थी, नरेटिव की लड़ाई, परसेप्शन की लड़ाई, उसमें भी ईरान ने ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका को शिकस्त दी है। अब आप सोचेंगे कि ये जो नरेटिव और परसेप्शन की लड़ाई होती है, जो मीडिया के ज़रिए लड़ी जाती है, और उस मीडिया पर, दुनिया भर के मीडिया पर अमेरिका का कंट्रोल है। सारी बड़ी एजेंसियां अमेरिका और यूरोप की हैं, जो कि किसी भी तरह का नरेटिव बनाने में सक्षम होती हैं। ईरान को दशकों से खलनायक के रूप में स्थापित करने का काम उन्होंने ही किया है। इज़राइल की तमाम जो आतंकवादी हरकतें थी, शैतानियत भरी हरकतें थी, उनको जायज़ ठहराने का काम पश्चिमी मीडिया ने किया है। उसको कभी वो कटघरे में नहीं खड़ा करता है, उसका पक्ष लेता है और ईरान को इस तरह से घेरता है कि उसके प्रॉक्सीज़ हैं जिनकी वजह से इज़राइल को ख़तरा है, वगैरह वगैरह। और उसकी आड़ में उसकी जो तमाम गंदगी है वो छिपाई जाती है। इस युद्ध में भी पश्चिमी मीडिया अपने तरह से काम कर रहा था, करना चाह रहा था। लेकिन एक तो ट्रंप ने खुद मीडिया में अपनी छवि ऐसी बना ली थी कि उनके पक्ष में कोई परसेप्शन बनाना, कोई नरेटिव बनाना बड़ा मुश्किल काम था। और ठीक इसके पहले चूंकि एप्स्टीन फाइल्स वाला मामला हुआ था, तो उनकी छवि और भी गर्त में चली गई थी। टैरिफ वार लगभग वो हार चुके थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। उसके बाद एप्स्टीन, तो लगातार उनकी छवि नीचे आ रही थी, उनकी लोकप्रियता नीचे घट रही थी। और अमेरिका में जिस तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खड़े हो गए थे, उनकी वजह से उनकी अपनी निजी रेटिंग भी बहुत गिर गई थी। तो एक तो अमेरिका का नेतृत्व करने वाला राष्ट्रपति ही ऐसा था जिसकी वजह से उसके पक्ष में वहाँ का मीडिया नरेटिव बनाने के लिए तैयार नहीं था, वो उनका पक्ष लेने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी बात ये कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इज़राइल ने जो गज़ा में नरसंहार किया है, उसकी वजह से अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देशों में एक जनमत तैयार हो गया है जो इज़राइल के ख़िलाफ़ है, जो इज़राइल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इज़राइल जो कुछ भी कर रहा है उस पूरे इलाके में, वो उनकी नज़रों में खटकने लगा था। इतने वर्षों बाद उन्हें एहसास होने लगा था कि ये जड़ है पूरी समस्या की। मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में जितनी भी हिंसा होती है, उसमें इज़राइल इन्वॉल्व होता है। तो इज़राइल के प्रति भी एक नफ़रत पहले से बन चुकी थी। फिर तीसरी बात आती ईरान। ईरान ने तो जंग का ऐलान किया नहीं था, जंग थोपी गई थी।
अमेरिका और इजराइल की तरफ से, बिना अपने सहयोगियों के, बिना यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन से एकदम से युद्ध पर टूट पड़े, हमला करने लगे ईरान पर, और उस एक स्कूल पर हमला किया जहां पर करीब 170-75 बच्चियां, निर्दोष बच्चियां, मासूम बच्चियां मार डाली गई। टॉम हॉक मिसाइल दागी गई अमेरिका की तरफ से और उसमें वो मासूम जानें चली गई। तो एक पूरा परसेप्शन अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से बना। जिस तरह से उन्होंने 28 फरवरी को ईरान की टॉप लीडरशिप की हत्याएं कर दी, उससे भी, और इसके पहले चूंकि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर चुके थे, तो एक पूरी छवि अमेरिका की, ट्रंप की, एक नकारात्मक छवि पूरी दुनिया में बन चुकी थी। उसके खिलाफ एक माहौल था, उसमें ईरान खड़ा हो गया, तनकर खड़ा हो गया और जवाब देने लगा बराबरी से और परेशान कर दिया। इजराइल में भी हमले किए, जो अरब देश थे उनके सहयोगी, वहाँ सारे अमेरिकी सैनिक अड्डों को तबाह कर दिया। तो ईरान ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, उससे उसके प्रति सिंपैथी पैदा हो गई और उसका वो एक नैरेटिव अपने आप बनने लगा। लेकिन ईरान ने इस नैरेटिव को, और पूरा जो ग्रैंड नैरेटिव है जो पूरे दुनिया के स्तर पर बना, उसके लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प काम किया, जिसके बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। वो काम ये था कि ईरान के पास तो सीमित मीडिया है, लेकिन उसका किस तरह से इस्तेमाल किया गया कि उन्होंने वीडियो, मीम्स और म्यूज़िक और ऐसे सिंबल तैयार किए जो कि अमेरिका विरोधी थे और ईरान को एक इस तरह से प्रस्तुत करते थे कि वो एक लड़ाई लड़ रहा है एक जालिम के साथ, एक शैतान के साथ, और झुक नहीं रहा है। तो ये जो लड़ाई थी, उसने इन वीडियोस, आपने बहुत सारे वीडियोस देखेंगे होंगे, उनकी मैं अभी चर्चा भी करूंगा कि कैसे जो लेगो टॉयज़ होते हैं उनके इस्तेमाल, उन प्रतीकों को इस्तेमाल करते हुए उसने कैसे कैसे वीडियो बनाए, उनका मैं कुछ वीडियोस का जिक्र भी करूंगा अभी। ये जो वीडियोस हैं, वहाँ का जो एक्सप्लोसिव मीडिया मुख्य समूह है जो इन वायरल AI जनरेटेड लेगो एनिमेशंस बना रहा है, ये उसकी बदौलत हुआ है। उसने ये काम 2025 में शुरू कर दिया था, लेकिन अभी जो अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध हुआ, इसमें उसकी लोकप्रियता एकदम से बढ़ गई। छोटी सी टीम है उनके पास, 10 लोगों की, और AI टूल्स और डिजिटल एडिटिंग से 24 घंटे में वो 2 मिनट का ऐसा वीडियो तैयार कर लेते हैं जो पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। ये वीडियो लेगो मूवी की तरह दिखते हैं, रंगीन, तेज़ गति वाले, लेकिन संदेश बहुत तीखा, व्यंग्यात्मक होता है। ये ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिका इजराइल गठजोड़ को निशाना बनाते हैं और ईरान को एक लड़ाकू देश के रूप में, एक प्रतिरोधी देश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब कुछ प्रमुख वीडियो लीजिए, आपने भी देखा होगा। एक वीडियो जो है वन वेंजेंस फॉर ऑल, एक बदला सबका, ये वीडियो आया था 29 मार्च को। इस वीडियो में नेटिव अमेरिकन्स, ब्लैक अमेरिकन्स जो गुलामी है, हिरोशिमा, नागासाकी, ईरान एयर फ्लाइट 655 जिसमें 250 से ज़्यादा लोग अमेरिका ने मार डाले थे, राहिल करी, अबू गरीब, अफ़गानिस्तान, इराक, वियतनाम के पीड़ित, एप्स्टीन आइलैंड के बच्चे आदि दिखाए गए थे। और उसमें बाद में ईरानी मिसाइलों पर इनके नाम लिखकर दागे जाते थे। अंत में ट्रंप और नेतन्याहू की जो विशाल लेगो मूर्तियां थीं वो गिरती हैं। और ये जो वीडियो है वो एक संदेश देता है कि कैसे अमेरिका दुनिया भर में अत्याचार करता रहा है, देशों पर, नागरिकों पर, और ट्रंप और नेतन्याहू उसके प्रतीक बन गए, तो उनकी मूर्तियां ढा दी गईं। और इसमें ये ज़बरदस्त वायरल हुआ, मिलियंस ऑफ व्यूज़ इसके हुए। फिर एक रैप स्टाइल का म्यूज़िक वीडियो आया
जिसमें ट्रंप को लूज़र बताया गया था। अमेरिका की हार, विमानों के क्रैश, महंगे रेस्क्यू ऑपरेशन, एक पायलट को बचाने के लिए उन्होंने $100 मिलियन खर्च किए थे। लेगो जेट्स $100 के नोटों और सिक्कों में बदलकर फटते हैं, ईरानी सैनिकों को जीतता हुआ दिखाया जाता है। ये भी बहुत पॉपुलर वीडियो हुआ था, हार्ट बीट्स थे और कस्टमाइज गाने थे। फिर एप्स्टीन फाइल्स वाला वीडियो बहुत ज़बरदस्त पॉपुलर हुआ था। लेगो, ट्रंप, नेतन्याहू और शैतान एक साथ एप्स्टीन फाइल में दिखते हैं। ट्रंप ध्यान भटकाने के लिए ईरानी स्कूल पर मिसाइल दागता है, जिसका मैंने जिक्र किया, मिनाब स्कूल का। और अमेरिका के बच्चों जो कि एप्स्टीन के शिकार थे और ईरानी बच्चों की तुलना की जाती है कि कैसे ट्रंप अमेरिका के बच्चों का शोषण करता है और कैसे ट्रंप ईरानी बच्चों पर हमला करता है। ये दोनों को जोड़कर दिखाया गया था। एक और वीडियो था गेट लॉस्ट और कम क्लोजर, नो मोर वर्ड्स नीडेड लूजर। ट्रंप और अमेरिकी सेना को सीधे चुनौती दी गई। ईरानी मिसाइल हमले, ट्रंप को सफ़ेद झंडा थामे रोते हुए दिखाना। एक में ट्रंप कुर्सी फेंकता है अपने ही जनरलों पर। फिर एक है वाइट हाउस और मिसाइल अटैक वाले। लेगो वाइट हाउस मिसाइल से जलता ढलता दहता दिखाई जाता है। RIP रेस्ट इन पीस डोनाल्ड जे ट्रंप वाला कब्रिस्तान है। ईरानी मिसाइलें तेल अवीव की तरफ जा रही होती हैं और ईरानी लोग जश्न मना रहे होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे थीम्स पर वीडियो आए हैं जो बहुत पॉपुलर हुए हैं, जैसे ट्रंप के हाथ में ब्रूज है, नेतन्याहू की मौत की अफवाह और डीप फेक वाली है, जॉर्ज फ्लॉयड, वियतनाम, गज़ा के बच्चों आदि को शामिल करके ईरान सबके लिए खड़ा है का मैसेज देता हुआ, ये मुस्लिम देशों को एकजुट होने का कॉल, राइज अप, गुड वर्सेस एविल। तो ये तमाम तरह के वीडियो जनरेट किए लेगो स्टाइल में, लेगो टॉयज़ स्टाइल में, और बहुत पॉपुलर हुए और लगातार बन रहे हैं। और ये माना जाता है, बड़े बड़े अखबार पश्चिम के, मध्य पूर्व के माने जाते हैं कि ये बहुत सस्ते जो वीडियो बनाए हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, जो वेस्टर्न मीडिया नहीं कर पाया वो इन वीडियो के वजह से हो चुका है। अगर प्रभाव और रणनीति की बात करें तो सस्ता है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। AI से बनाए जाते हैं। लेगो अब वर्ल्ड लैंग्वेज बन चुकी है, बच्चे बड़े सब समझ जाते हैं। नरेटिव, क्या क्या नरेटिव इसमें दिया गया। अमेरिका को हिपोक्रेट, पाखंडी बताया गया। इजराइल का गुलाम दिखाना अमेरिका को। ईरान को न्यायपूर्ण प्रतिरोधक बताना, मतलब वो न्याय के साथ है और धर्म युद्ध की लड़ाई कर रहा है। वायरलिटी है इसकी अमेरिकी आंतरिक मुद्दों जैसे एप्स्टीन, रेसिज्म, ट्रंप की कंट्रोवर्सीज को टारगेट करके US पॉलिटिक्स में जो दरारें हैं उनको दिखाना। BBC और न्यूयॉर्कर जैसे मीडिया ने इनके बारे में लिखा है कि मिलियन ऑफ व्यूज़ और वेस्टर्न ऑडियंस में भी बहुत बड़े पैमाने पर शेयर होते हैं। एक्सक्लूसिव मीडिया का दावा है कि वे इंडिपेंडेंट हैं लेकिन ईरानियन गवर्नमेंट को कस्टमर मानते हैं। बहरहाल ईरान की सरकार से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, ये प्रोपेगेंडा वीडियो हैं नहीं हैं, अलग बात है। वार में प्रोपेगेंडा होता है, दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे जाते हैं, प्रचार किया जाता है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि ईरान ने किस तरह से, या ईरान के इन एक्सक्लूसिव मीडिया ग्रुप ने किस तरह से बहुत कम धन में, बहुत कम खर्च में उस वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा का मुकाबला ही नहीं किया, उसे हरा भी दिया। ईरान के पक्ष में पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव नैरेटिव बना दिया कि ईरान के साथ अन्याय हो रहा है, ईरान पर हमले करके ईरानी जनता पर कहर ढाया जा रहा है और इजराइल बहुत बड़ा खलनायक है जिसकी वजह से अमेरिका ये बदमाशियां कर रहा है और ट्रंप बदमाश है। ट्रंप, अमेरिका का कैरेक्टर इसी तरह से है कि वो देशों पर हमला करता है, उनको बर्बाद करता है और अपनी जेबें भरता है। ये जो पूरा नैरेटिव पहले से ही पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन इस तरह से इस क्रूशियल टाइम पर इस तरह के वीडियो बनाकर उसको लोगों के दिमागों में डालना, ये एक बड़ी बात है
जो कि इन मीम्स इस तरह के वीडियोस ने और मीम्स ने बहुत पुख्ता के ढंग से, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से ये किया है। और निश्चित रूप से ये आगे जो लड़ाइयाँ होंगी उनके लिए भी मिसाल का काम करेगा। जो कमज़ोर देश हैं वो भी इस दिशा में सोचेंगे कि जो पश्चिम का ताकतवर मीडिया है, जो अपनी ताकत, पैसे और पहुंच के बल पर छोटे देशों की बात को दबा देता है, उससे कैसे लड़ा जाता है। जंग को छोड़ दीजिए, वैसे भी हर मुद्दे पर अमेरिका से लड़ने के लिए आपको एक वैकल्पिक मीडिया चाहिए। एक ज़माना था जब हम लोग बात करते थे इंफॉर्मेशन इंपीरियलिज्म की, सूचना साम्राज्यवाद की, और जब गुटनिरपेक्ष देश होता था, आंदोलन होता था, तो उसकी पहल पर एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पूल बनाया गया था, एजेंसी बनाई गई थी जो वैकल्पिक न्यूज़ देने का काम करती थी। क्योंकि दुनिया बदली, धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो गया, उसकी भी अहमियत ख़त्म हो गई। लेकिन ये तो सच्चाई है कि पश्चिमी ताकतें अभी भी नैरेटिव बनाती हैं, हमें अपने मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश करती हैं, हम बनते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें परोसी जाती हैं कि हम उससे प्रभावित होते हैं और उनके आदेशों, निर्देशों, मंशाओं पर के हिसाब से चलते भी हैं। ऐसे में इस तरह की सोच, इस तरह के प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।